गांव में मिला ससुराल। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि आपका जीवन साथी शहर में है या गांव में। इसलिए कई बार लड़कियों को शादी के बाद गांव से शहर में और शहर से गांव के माहौल में ढलने में काफी समय लग जाता है। अब हमारी दिव्या इस चीज को कैसे हैंडल करती है, आइए देखते हैं। माँ, पता है आज एग्जाम का रिजल्ट आया है। मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं और मेरी सहेलियां सोच रहे हैं कि किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगी। नहीं दिव्या, अब तुम ये पढ़ाई और जॉब सब छोड़ो और अपनी माँ के साथ रसोई के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दो। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बहनोई जी ने भेजा है और हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं। इसलिए अब से तुम घर के कामों में ध्यान दिया करो। जी, मैं ये कह रही थी कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अभी दिव्या की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपना कॉलेज पूरा ही किया है। उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। हम अगर 1-2 साल बाद। इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। कितना खानदानी घर है और लक्ष्मी जी की कृपा तो जैसे उन पर बरसती ही रहती है। फिर भी मैं ये कह रही थी कि। कह दिया ना मैंने, दिव्या का रिश्ता वहीं होगा। कल रामपुर गांव से लड़के वाले सगाई के लिए यहाँ आ जाएंगे। क्या? रामपुर गांव से? पिताजी अब मेरी शादी गांव में करवा रहे हैं? अरे गांव है तो क्या हुआ, अच्छे खासे रईस लोग हैं वो। तुम मांगोगी वो मिलेगा। गांव और शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पिताजी, फिर भी मैं यहाँ बचपन से शहर में पली हूँ। मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी? अरे वो कौन से गांव के देहाती लोग हैं? अरे दिव्या, बहुत खानदानी लोग हैं। तुम्हारे ससुर जी की पूरे गांव में चलती है। बस अब तुम दोनों माँ बेटी और कुछ सवाल मत करो। कल वो लोग आएंगे और इसलिए दिव्या को अच्छे से तैयार कर देना। दिव्या को नहीं पता था कि कॉलेज से लौटते ही उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। उसकी माँ की कोशिशें भी काम नहीं आई और उसकी शादी रामपुर के गांव में कर दी गई। हालांकि उसके ससुराल वाले देहाती नहीं थे, लेकिन गांव में रहने के कारण उनका माहौल और आदत गांव से बाहर नहीं जा पाई थी। दिव्या, एक काम करना, आज आटा पीस देना, फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देना। आटा पीसना पड़ेगा? हाँ, तो रोटियां कहाँ से बनेगी फिर? नहीं, हमारे घर तो आटा पीसा हुआ ही आता है ना, इसलिए। हाँ, तो वो शहर है ना, वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। पर यहाँ गांव में अभी तक इतनी सुविधा नहीं आई, इसीलिए यहाँ तो घर में ही आटा पीस कर रोटियां बनानी पड़ेगी। जी ठीक है। जो चीजें शहरों में आसानी से मिल जाया करती थी, गांव में होने की वजह से उन चीजों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे गांव में रहने में काफी दिक्कत आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें गांव में रहने में, यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। हाँ वो तो है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा वक्त लगेगा पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको यहाँ गांव में रहने में कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब है कि यहाँ ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ना अच्छा सा मार्केट है, ना कोई बड़ा अस्पताल, ना कोई ढंग का स्कूल। हमारा कारोबार यहाँ इतना फैला हुआ है कि हम कभी यहाँ से जाने की सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम शहर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तुम जब से शादी करके आई हो ना, कहीं घूमने नहीं गई। एक काम करते हैं, कल फिल्म देखने चलते हैं। यहाँ गांव में एक थिएटर भी है। सच में? मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है। मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जाती थी फिल्म देखने के लिए। ठीक है, तो तुम कल शाम को रेडी रहना, हम चलेंगे। दिव्या पहली बार गांव में फिल्म देखने जाने के लिए काफी उत्साहित थी, पर उसकी जेठानी ये देखकर हंस रही थी। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। बस मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि तुम्हें थिएटर बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, इतना अच्छा थिएटर बना हुआ है क्या यहाँ? अरे तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा थिएटर नहीं देखा होगा। फिर तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ, दीपक भी बाहर से आ गया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ। दिव्या जब थिएटर में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी जेठानी इतना क्यों हंस रही थी।
गांव में वो एक ही थिएटर था जहां की कुर्सियां बिल्कुल टूटी फूटी थी और अंदर कुछ बकरियां भी बैठी हुई थी। ये है थिएटर? हाँ, अब यहाँ तो यही है, पर तुम फिल्म देखो ना, बहुत अच्छी है। हे भगवान! वक्त के साथ दिव्या ने खुद को समझा लिया कि अब उसकी किस्मत यही है और देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल भी हो चुके थे और अब सब लोग उस पर बच्चे को लेकर दबाव डालने लगे थे। दिव्या, अब तो शादी को 2 साल हो गए, अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए। हाँ, जब मैं तुम्हारे जितनी थी तो मेरा तो दूसरा बेटा होने वाला था। जी माँ जी, हम भी सोच रहे हैं इस बारे में। पहले लेडी डॉक्टर से मशवरा कर लें और फिर। अरे इसमें डॉक्टर ने से क्या मशवरा करना, अब तुम दोनों ना ज्यादा मत सोचो। हाँ, और वैसे भी रामपुर में सब ऐसे ही करते हैं, ज्यादा कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक बार शहर जाकर दिखाएं। अरे दिव्या, तेरी जेठानी के दोनों बच्चे भी ऐसे ही हुए हैं, ज्यादा मत सोच, तू तो बस खुशखबरी सुना दे जल्दी से। दिव्या की सास और जेठानी ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव में अच्छे डॉक्टर की कमी थी। इसके बावजूद भी दिव्या की सास और जेठानी ने उसे शहर नहीं जाने दिया। दिव्या ने भी अपने ससुराल वालों की बात मान ली और अब वो 4 महीने गर्भवती थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर जाकर दिखाती हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे दिव्या बहू, तो फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, है ना? तो यहीं इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा ला, ठीक है? मैं तो अब भी ये कह रही हूँ कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा लाते हैं, सही रहेगा। अरे माँ और भाभी कह रहे हैं ना सब ठीक होगा, तो ठीक ही होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत हो। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन भाभी और माँ का बहुत अनुभव है इन चीज़ों का। तुम परेशान मत हो, जैसा वो कहे बस करती जाओ। पर पहले का समय अलग था, अब समय बदल चुका है। तुम ना ज्यादा मत सोचो, हम कल इस गांव में एक डॉक्टर नहीं है, उसे दिखा लाएंगे। दिव्या को अपने होने वाले बच्चे की काफी चिंता थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये चिंता बेफिजुल लग रही थी। गांव में जो डॉक्टरनी थी उसके पास ना तो नई तकनीक थी और ना ही अच्छी दवाइयाँ, फिर भी सबको ये चीज काफी नॉर्मल लग रही थी। दिव्या, तेरा आखिरी महीना शुरू होने वाला है, अब से ना ज्यादा काम झाड़ू पोछा शुरू कर दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाएगी। जी माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अब ना मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती। मुझे बहुत थकावट भी लगती है और दर्द भी होता है। अरे यह सब तो होता रहता है, तू इन सब पर ध्यान मत दे, ले पोछा लगा ले, हमारी भी डिलीवरी ऐसे ही हुई है। अब तो आखिरी महीना शुरू हो गया, मैं सोच रही थी कि एक बार शहर के डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, शहर के डॉक्टर तो जब देखो ऑपरेशन की बात करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तू बस जो जो हम कहते जाए वो करती जाना, ठीक है? जी ठीक है। दिव्या के आखिरी महीने में उसकी सास और उसकी जिठानी ने उसे घर का पोछा और झाड़ू बर्तन करने को कहा, जबकि उसकी हालत अब ये सब करने की नहीं थी। पर क्योंकि अब वो अनुभवी होने का दावा कर रही थी, तो दिव्या को उनकी बात माननी पड़ रही थी। बस अब तो वो यही चाहती थी कि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। दिव्या जो एक शहर की रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी उसके पिता एक गांव में करवा देते हैं। वैसे तो दिव्या के ससुराल वालों के पास काफी सारा पैसा था और वो देहाती भी नहीं थे, लेकिन गांव में रहने की वजह से उसके ससुराल वालों की सोच अभी भी थोड़ी पुरानी थी। इसलिए जब दिव्या माँ बनने वाली थी, तब उसकी जेठानी और सास उस पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दबाव बनाने लगे थे। दिव्या चल जल्दी से ये पोछा लगा दे, इससे डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। माँ जी, अब तो मुझसे ये सब नहीं होता, काफी दर्द होने लगा है मुझे। अरे अभी तो काफी वक्त बाकी है डिलीवरी में, तो ज्यादा ध्यान मत दे दर्द पे, ये सब ना आखिरी महीनों में होता रहता है। हाँ हाँ, चल जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर ये काढ़ा पी लेना, ठीक है? थक हार की दिव्या अपने कमरे में आराम करने आती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, सच में। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, माँ कह रही है कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, वो भी नॉर्मल। तुम्हें लगता है कि इस गांव में डिलीवरी की सुविधा है अच्छे से? अरे भाभी की डिलीवरी भी तो यहीं हुई थी। तब की बात अलग थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अरे कुछ भी नहीं होगा, माँ और भाभी है ना, वो तुम्हारा ख्याल रख लेंगी, चिंता मत करो।
दिव्या दर्द में जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी और एक दिन अचानक उसे बहुत दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवा रही थी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा तकनीक थी नहीं और ना ही ऑपरेशन का ज़्यादा अनुभव था। इतनी देर क्यों लग रही है? डिलीवरी में कुछ दिक्कत है, पर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। दिव्या की डिलीवरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसके बच्चे की मौत हो गई। क्योंकि गांव में कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए वक्त पे उसे शहर भी नहीं ले जा सके। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब होने को कौन टाल सकता है बहू, हिम्मत रख। हाँ, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी झोली फिर से भर देंगे। मेरा बच्चा, क्यों किया भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? दिव्या का बच्चा उससे छीन चुका था, लेकिन उसके ससुराल में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था कि अगर दिव्या को शहर के अस्पताल ले गए होते तो शायद उसके बच्चे को बचाया जा सकता था। मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है दिव्या, अब जो होना था वो हो गया। मैंने कितनी बार माँ जी से कहा कि शहर में दिखाते, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज अगर हम शहर चले जाते तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर अब होने को कौन टाल सकता है। ये होनी नहीं है, जिद थी तुम्हारे परिवार की, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम अब भी अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहोगे। अब उनसे मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम अभी दुख में हो इसलिए ये सब बोल रही हो। थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिव्या को अपने बच्चे के जाने का बहुत दुख था और इस बात का गुस्सा भी कि उसके ससुराल वालों ने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन इस हादसे के बाद दिव्या पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। दिव्या, अब काफी वक्त हो गया है, अब दूसरे बच्चे के बारे में कब सोच रही हो तुम? माँ जी, पहले मैं शहर जाकर डॉक्टर से बात करूंगी, उसके बाद ही बच्चे की प्लानिंग करूंगी। अरे ये सब क्या चौचले है, अब इसमें डॉक्टर की क्या सलाह लेना। मैं कह रही हूँ ना, अब सही समय है, बच्चा कर लो। हाँ, और इसमें शहर जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, अब मैं कोई भी काम बिना डॉक्टर की इजाज़त के नहीं करूंगी। मैंने माँ को कह दिया है, उन्होंने शहर की एक अच्छी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है। मैं आज ही जाकर दिखाऊंगी। अरे मैं कह रही हूँ ना बहू। नहीं माँ जी, इस बार मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। ये पहली बार था जब दिव्या ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया था, जिससे सास, ससुर और ससुराल वाले काफ़ी नाराज़ हो गए थे। ये मैंने क्या सुना, बहू शहर की डॉक्टरनी को दिखा रही है। इस सब की क्या ज़रूरत है? तू बहू को समझा और मना कर, गांव में अस्पताल है, वहीं दिखा दे। बाबूजी, पहले बच्चे को खोने के बाद अब वो डर सी गई है, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे अनहोनी तो सबके साथ होती रहती है। अब शहर में जाकर डॉक्टर को बच्चा पैदा होने तक दिखाएगी तो बार बार शहर जाना पड़ेगा। जी जी बाबूजी, बात करता हूँ दिव्या से। दिव्या, तुमने शहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और मुझे बताया भी नहीं। इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। अरे पर माँ और बाबूजी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस बार मैं अपने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ना ही मैं इस बार किसी की बात को सुनूंगी। देखो, मुझे लगता है कि हमें गांव में ही दिखाना चाहिए। तुमने पिछली बार भी यही कहा था ना, और उसका नतीजा क्या हुआ भुगत चुके हैं ना हम। मैं जानती हूँ तुम कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाओगे, तो मैं अकेले ये सब कर लूँगी, चिंता मत करो। देखो, इस घर में कलेश हो सकता है, बात को समझो ना यार। मैं इस बार सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। दिव्या ने इस बार मन बना लिया था कि वो कुछ भी करके शहर में अपना इलाज करवाएगी। उसने जब शहर में डॉक्टर को दिखाया तो उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। इस पर उसके ससुराल वाले तो खुश हुए, लेकिन उन्होंने फिर से वही गांव के अस्पताल में जाने की जिद शुरू कर दी। अब ये रोज रोज शहर में जाकर दिखाना अच्छा लगता है क्या? हमने भी तो यहीं बच्चे पैदा किया था। नहीं माँ जी, मैंने इस बार ठान लिया है कि मैं डिलीवरी शहर में ही करूँगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें सब कुछ पता है, हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या,
हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और यही गांव में ही रह रहे हैं। गांव से बार बार शहर आने जाने में कितना समय लगता है। अरे कौन जाएगा बार बार तुम्हारे साथ शहर, और कौन रुकेगा डिलीवरी के बाद तुम्हारे साथ वहाँ। इसलिए मैं कह रही हूँ शहर जाने का ख्याल छोड़ दो, हम गांव के अस्पताल में ही चलते हैं। नहीं माँ जी, आप सब समझ नहीं रहे। यहाँ गांव में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरे बच्चे की जान पे भी आ सकती है। अब ना तुम खुद ज़्यादा ही सोच रही हो दिव्या। ये शहर के डॉक्टर्स ना बस डराने का काम करते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं। तुम तो यहाँ गांव में रहो और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाओ। पिछली बार भी आप दोनों की बात मैंने मान ली थी, और क्या हुआ, अपना बच्चा खो दिया। पर इस बार नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई दिव्या, तुम अपने ससुराल वालों की बात को यूं नकार रही हो। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, बस ये नहीं। माँ जी, इसकी जबान तो देखिए कितनी चल रही है, सारा दिन शहर शहर करती रहती है बस। मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ, पर क्योंकि यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बस मैं शहर जाने की जिद कर रही हूँ। आप दोनों मेरी इतनी सी बात को समझ क्यों नहीं रही? दीपक, अच्छा हुआ तू आ गया। और अब तू ही समझा अपनी बीवी को, बेफिजुल की जिद छोड़ दे। हाँ माँ, भी समझाता हूँ। दिव्या, छोड़ दो ना ये जिद। तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे सबको समझाना छोड़ दो, कोई नहीं समझने वाला यहाँ। एक काम करते हैं, हम दोनों शहर चलेंगे और हमारा बच्चा भी वहीं पैदा होगा। दीपक? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने आज तक कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ। ये तो क्या कह रहा है दीपक? जो सच है माँ वही कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर हो गई कहने में, पर दिव्या की डिलीवरी शहर में ही होगी, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। मैं दिव्या और मेरे बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। दीपक ने इस बार दिव्या और अपने बच्चे को चुना और उनका साथ दिया। दिव्या के ससुराल वाले उन दोनों की इस बात से नाराज तो थे, लेकिन दिव्या के सपोर्ट से दिव्या ने अपने बच्चे को शहर के अस्पताल में जन्म दिया, जहां डिलीवरी में दिक्कत होने के बाद भी डॉक्टर्स ने बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हमें माफ़ कर दे दिव्या बहू, हम अपनी जिद में न जाने क्या करने जा रहे थे। हमें खुशी है कि तुम दोनों ने सही फैसला लिया और आज देखो तुम्हारा बच्चा हम सबके साथ स्वस्थ है। कभी कभी अपने जीवन साथी का साथ ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, चाहे गांव हो या शहर।